से शुरू हो रहा है नया साल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज पर भविष्यवाणी। मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। आने वाले पलों में छिपी है कल की कहानी और वर्तमान क्यों करता है आज की उम्मीदों से आखेट, और क्या कुछ समेटे है भविष्य अपनी गहराइयों में। ये जानना हो, समझना हो तो जाहिर सी बात है पंडित राजकुमार शर्मा जी से बेहतर कौन हो सकता है ये समझाने के लिए क्या कुछ भविष्य ने अपने भीतर समेटा हुआ है और किसके लिए आने वाला पल और आने वाला कल क्या कुछ लेकर आएगा। ये सब हम भविष्यवाणी में इसका जिक्र करेंगे और पंडित राजकुमार शर्मा जी हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे। तो पंडित राजकुमार शर्मा जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है भविष्यवाणी में हमेशा की तरह। और दरअसल ये समझाने की हम कोशिश दर्शकों को बार बार कर रहे हैं कि आने वाला कल जो है, आने वाला पल जो है वो बहुत कुछ समेटे हैं अपने अंदर, लेकिन जब आप बताते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, तो वो जो सच सामने आता है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है और ये बताता है कि किस तरह से पहले से गणना की जा सकती है उन आने वाले पलों की जो कि किसी के भी जीवन में घटने जा रही है। आपने पिछले दिनों कई सारी ऐसी बातें बताई सियासी तौर पर देश की आर्थिक स्थिति को लेकर जो अब वाकई सच के तौर पर सबके सामने है। आपने सबसे पहले जिक्र किया था कि सेंसेक्स जो है वो 21,000 के पार चला जाएगा। उसने वो आंकड़ा छू लिया, करीब 22,000 के आसपास सेंसेक्स पहुंच गया। इसके अलावा आपने सहारा प्रमुख सुब्रतो राय सहारा को लेकर आपने भविष्यवाणी की थी कि लखनऊ से वो तिहाड़ पहुंचेंगे, इसकी संभावना है और बहुत इंटेंस हो जाएगी उनकी स्थिति जो है, उनकी सजा जो है। तो क्या आपको लगता है ये जो जिस तरह की भविष्यवाणी आपकी सटीक एक बार फिर साबित हुई है, किस तरह का ये प्रेडिक्शन था और क्यों आपने पहले ये गणना करने में आप कामयाब हो गए कि ये सब होने वाला है? देखिए, ऐसा है कि जब हम ईमानदारी से किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली उस ईमानदारी में आपको सच्चाई नज़र आती है। कहीं भी कोई भी चीज़ को देखकर, सिर्फ देखकर ही नहीं बोला जा सकता, उसकी गणना की जाती है सही तरीके से। जैसे कि आपने अभी कहा कि सुब्रतो राय सहारा के बारे में कैसे गणना सही हो गई, तो उनकी कुंडली का अध्ययन मैं पिछले 28 साल से करता आ रहा हूं और उस ग्रुप के साथ मेरा बहुत संपर्क भी रहा है। यहाँ तक गणना की बात है, मैं 2-2.5 साल पहले से बोलते आ रहा हूँ कि ये समस्या जो है ये और इंटेंस होती जाएगी, कम नहीं होगी। और कहीं ना कहीं वो जो बात है वो सत्य हुई। मगर कभी कभी क्या होता है राहुल जी कि आदमी अपने ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है, वो अपने आप को भगवान समझने लग जाता है। इस युग में आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे और मेरे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे आ चुके हैं कि मैंने उनको समझाने का प्रयत्न किया और वो नहीं समझे। इवेंचुअली द एंड वाज वेरी बैड। तो इसी तरह कई मैसेजेस, कई संदेशे भेजने के बावजूद भी ये समस्या उनके ऊपर नियति ने लिखी हुई थी। ऐसा समझ लीजिए, डेस्टिनी हैज रिटन दिस इवेंट फॉर हिम। सो ये होनी थी, इसलिए वो गणना जो है हमारी सटीक निकली और सही निकली। अगर ये ना होनी होती तो हमारा संदेशा उन तक पहुंच जाता, हमारी बात उनके कान तक पहुंच जाती या उनके किसी हितचिंतक के कान में पहुंच जाती। ऐसा है। बिल्कुल, यानी आपकी मार्फत या किसी भी ऐसे संदेशवाहक की मार्फत वो बात आप तक पहुंच सकती है अगर ऊपर वाला या डेस्टिनी ये चाहती है। लेकिन अगर आपको आपके मुकद्दर में, आपकी किस्मत में लिखा है तो फिर हो सकता है आप उससे महरूम रह जाए, जैसा कि शायद सुब्रतो राय सहारा के केस में हुआ कि अगर वो आपकी बात सुन पाते तो शायद कुछ प्रभाव तो शायद कम हो पाता उस वक्त। लेकिन अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं तो अब सुब्रतो राय सहारा साहब के साथ क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में होने जा रहा है? क्या उनको बेल मिलेगी और उनके लिए राह आसान होगी या फिर और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? देखिए, यहाँ तक हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो ये बात बहुत साफ नजर आती है कि कल अगर हमने देखा कि कल अगर जिस तरह से उनको सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा, जिस तरह से उनकी याचिका खारिज हुई, उस खारिज हुई याचिका का सबने मतलब तमाशा देखा और वो हशर देखा कि क्या हशर होगा। मगर यहाँ तक हर्षा साल्वे, जेठमलानी, बड़े बड़े वकील जो हैं उसके पीछे
उनकी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको बाहर निकाला जा सके। मगर राहुल, नियति अपना काम करती है, नवग्रह अपना काम करते हैं। जीवन में जो घटना होता है उसको भगवान के सिवा, त्रिलोकीनाथ के सिवा, भोलेनाथ के सिवा कोई नहीं मिटा सकता। डेस्टिनी उसने लिखी है और उस लिखी हुई डेस्टिनी के ऊपर आप चलते रहते हैं। और यहाँ तक अब आपने जो सवाल किया है कि कैसी रहेगी, तो कल उसका एक उदाहरण आपको मिल गया कि कैसी रहेगी। अब बात आती है 11 तारीख की। 6 मार्च को गुरु जो है वो मार्गी हो गया है। 11 तारीख को उनकी एक और जाचिका है। 11 तारीख को इस बात के ऊपर फैसला होना है कि वो पुलिस कस्टडी में जाएंगे या कि इसी तरह का वातावरण उनके साथ और कुछ दिनों खेला खेली होती रहेगी। मगर मित्रों, मुझे जानकर और बताकर दुख होता है कि 11 तारीख को भी जो हशर है वो बहुत अच्छा नहीं होगा। कहीं ना कहीं हो सकता है ये 11 का 20 हो जाए और 20 का 25 हो जाए। कहीं ना कहीं 2 जून 2014 तक उनको इस प्रताड़ना से, इस तरह की जेल यात्राओं से छुटकारा नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं उनको इस ग्रह दशा को सहर्ष स्वागत करना पड़ेगा और मेरी दिल से ये प्रार्थना होगी कि वो कहीं उनको राहत मिले। मगर ग्रह दशा अनुकूल नहीं है। नेगेटिविटी जो है सुब्रतो राय सहारा साहब के ऊपर साफ साफ नजर आती है। द प्लेसमेंट ऑफ स्टार सेज कि महाराजा हरिश्चंद्र जो थे वो राजा से रंक बन गए थे। आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर कुछ दिनों का राजभंग योग लगा। आपने देखा होगा श्रीमती इंदिरा गांधी 1977 की इमरजेंसी में जेल यात्रा करनी पड़ी उनको। इसलिए ये ग्रहों का चक्र है। भगवान राम को 14 बरस का वनवास काटना पड़ा, बल्कि वो इनकारनेटेड विष्णु थे। इसलिए जब आप इस शरीर में आ जाते हो, उस शरीर के ऊपर 9 ग्रह फाजिल हो जाते हैं, उनकी अच्छी या बुरी प्लेसमेंट। तो इसी तरह मुझे नहीं लगता है कि सहारा श्री जो है वो इस मुसीबत से बहुत जल्दी निकलते हुए बाहर आते हैं। बल्कि यहाँ पर एक और बात मैं यहाँ कहना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि उनकी कुंडली को देख के, छठे घर को देख के, जो रोग स्थान है, 6वां घर उनका अगर हम देखते हैं तो राहुल जी इस बात में कोई दो राय नहीं कि छठे घर को रोग स्थान बोलते हैं, ये पहले घर को शरीर स्थान बोलते हैं। इन दोनों की प्लेसमेंट और इन राशियों के अधिपतियों को देखते हुए उनकी तबीयत जो है अचानक खराब हो सकती है और हो सकता है कि उनको हॉस्पिटल भी जाना पड़े। इस तरह की परिस्थिति नजर आती है। और वैसे भी तिहाड़ जेल तो जेल ही है, चाहे उसमें किसी भी तरह का सम्मान क्यों ना हो। और इस तरह का प्रेशर जो है उनके ऊपर साफ साफ नजर आता है, जिसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या किसी तरह का सेहत को लेकर, हार्ट को पर्टिकुलरली लेकर कोई नुकसान हो सकता है, जिसके लिए उनको हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ सकता है। तो उससे पहले हमने बोला था लखनऊ से तिहाड़ की तरफ और तिहाड़ से कहीं हॉस्पिटल की तरफ ना जाना पड़े। ये उनकी कुंडली का वर्णन है। इसमें मेरी सिर्फ गणना है, ग्रहों की गणना है, दैट्स ऑल। लेकिन पंडित जी, जैसा कि आपने कहा कि जब नवग्रह की बात होती है तो जो जीवन चक्र शुरू होता है उसके साथ साथ नवग्रहों की चाल शुरू होती है, और जीवन की चाल के साथ साथ वो आपको उसके साथ निभाना पड़ता ही पड़ता है, चाहे स्थितियां जो भी हो, आप चाहे या ना चाहे। लेकिन अगर मैं सुब्रतो राय सहारा के मामले को और थोड़ा आगे विस्तार देना चाहूँ तो क्या जिस तरह से उनको सजा या ये कहें कि जेल यात्रा करनी पड़ी, लेकिन उसके अलावा जो साख पर बट्टा लगा, छिचाले दर्द जो हुई, उनके चेहरे पर कालिख फेंक दी गई, ये तमाम चीजें जो डिफेमेशन है, ये जो अपने आप हो रहा है, क्या ये सब भी इन्हीं नवग्रहों की चाल की वजह से हो रहा है? और क्या आने वाले दिनों में ये जो साख पर बट्टा या गिरती साख है, इसे संभालना भी सुब्रतो राय के लिए मुश्किल होने वाला है? बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए मैं आपके शो के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर ये मैसेज पहुंचता है उनकी तरफ तो बहुत अच्छा होगा कि उनको एक शत्रुनाशक, व्यापार वृद्धि और नजर दोष, ये पूजा करवानी चाहिए। ये अनुष्ठान है, इन अनुष्ठानों से उनको बहुत फर्क पड़ेगा। और एक नीलशाबरी करके प्रेयर आती है, वो करवानी चाहिए। क्योंकि अभी देखिए, अभी कुछ बचा नहीं है राहुल जी। जब आपके मुंह पे कालिख पोत दी जाती है, आप इतने बड़े एम्पायर के मालिक होने के बावजूद आपको जेल यात्रा करनी पड़ जाती है, तो इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? इससे बड़ा सम्मान को ठेस क्या हो सकता है? हाँ, आगे भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां नजर आती हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। उनकी आर्थिक स्थिति को इतना बड़ा धक्का लग सकता है कि आप हैरान हो जाएंगे
कहते हैं ना कि शनि रंक को राजा और राजा को रंक बिल्कुल। बना देता है। जब साढ़े सती लगती है तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो डेफिनेटली इनका और इनके दोनों पुत्रों का कहीं ना कहीं आगे जाकर इस पूरे झंझट में उनकी फैमिली भी चपेट में आने वाली है। बिल्कुल। क्योंकि परिवार का घर सप्तम भाव होता है, पंचम भाव बच्चों का होता है और दसम भाव जो है आपके कर्म स्थान का होता है। इन ग्रहों की जब हम गणना करते हैं तो इसमें मुखिया लोग जो हैं, चाहे वो उनके पुत्र सीमांतो रॉय हैं और उनके दूसरे पुत्र सुशांतो राय हैं और उनकी धर्मपत्नी सपना जी हैं, कहीं ना कहीं उनको भी इस ऐसा समझ लीजिए इस आग की सेक जरूर सहनी पड़ेगी। क्योंकि घर का मुखिया जो है उसके ऊपर ग्रह दशा ऐसी चल रही है जिसके कारण इन सबको कहीं ना कहीं कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। सम्मान तो अभी बहुत चला गया है और थोड़ी बहुत समस्याएं और दिखती हैं। बिल्कुल। लेकिन राजकुमार जी, ये समझना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि सुब्रतो राय सहारा का मामला हमने देखा और आपने बताया कि आने वाले दिनों में उनको और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच एक और शख्सियत जो है वो चर्चा में रही और वो रहे राज ठाकरे साहब। बहुत उतार चढ़ाव उनके बयानों में, वो किसके साथ आएंगे, किसके खिलाफ जाएंगे, इसको लेकर बहुत ऊहापोह की स्थिति जो है वो अब भी बरकरार है। क्या आने वाले दिनों में राज ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में महायुति का हिस्सा बनते नजर आएंगे? और अगर आएंगे तो भी और नहीं तो भी उनकी भूमिका किस तरह की रहने वाली, कितना फर्क डालने वाले इस पूरी सियासत पर? देखिए, इसके लिए हमको, आपने जो पहले ही मुझे ये सवाल SMS कर दिए थे, इस सवाल के लिए मुझे 5 लोगों की कुंडली का अध्ययन करना पड़ा। जी। नंबर 1 राज ठाकरे स्वयं, नंबर 2 उनके कजन ब्रदर श्री उद्धव ठाकरे, नंबर 3 नितिन गडकरी, नंबर 4 गोपीनाथ मुंडे, नंबर 5 रामदास आठवले। जब हम इन पार्टियों के गठन और उन गठनों के डेट ऑफ बर्थ और स्थापना दिवस की कुंडली बनाते हैं तो एक कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाते हैं। आप जब शादी करते हैं तो शादी में आप कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाते हैं, क्या मेरी मैचिंग इस बंदे से है, इस लड़की के साथ मैं शादी कर सकता हूं, कितने गुण मिलते हैं, तब जाकर हमारे हिंदू धर्म में शादी होती है। तो यहां पर मैंने एक कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाया है मित्रों, जिसको मैं सुदर्शन चक्र कहता हूं। उस सुदर्शन चक्र में जब हम कंपैटिबिलिटी का साफ साफ दृष्टिकोण रखते हैं, इन 9 ग्रहों की बात करते हैं, तो राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी शिवसेना और गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी और आठवले साहब की पार्टी, चारों का जब हम अध्ययन किए तो एक बात बहुत ही साफ साफ नजर आती है कि इलेक्शन से पहले, ये लोकसभा के इलेक्शन है, इसमें राज ठाकरे साहब इनके साथ कहीं भी युति करने के लिए आगे नहीं आएंगे। वो जो उन्होंने कहा है एकला चलो एकला चलो एकला चलो, मन से इस संदर्भ में मुझे अकेले चलते हुए नजर आती है। हाँ, विधानसभा के इलेक्शनों में कहीं ना कहीं चर्चा में, आप जब हम चर्चा करेंगे तो वहां शायद युति होने के योग बनेंगे, सरकार बनाने से पहले या सरकार बनाने के बाद। मगर एक बात तय है कि राज ठाकरे साहब कांग्रेस या नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, आगे भी ये जाएंगे तो शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, इन पार्टियों के साथ ही आगे जाकर भी इनका गठन होगा। मगर फिलहाल एट दिस टाइम जो इलेक्शन 10 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, उसकी गणना और गोचर जो है वो साफ साफ नजर आता है कि ना तो वो उद्धव ठाकरे के साथ कदम से कदम मिलाएंगे, ना भारतीय जनता पार्टी के साथ, और ना ही रामदास आठवले के साथ। इसलिए वो अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे उनकी कोई सीट आए या ना आए। जी, तो क्या राज ठाकरे साहब के जो नवग्रह है वो उनको ये इजाजत देते हैं कि एकला चलो की अगर वो रणनीति अपनाते हैं तो उनको कामयाबी भी मिलेगी? क्या ऐसा है कि वो बीजेपी और शिवसेना का नुकसान कर पाएंगे? क्योंकि बीजेपी को आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा डर है वो दरअसल यही है कि अगर राज ठाकरे अलग से चुनाव लड़ते हैं तो फिर उनके वोटों का नुकसान होगा। क्या ये स्थितियां भी बन रही है? डेफिनेटली। देखिए, ऐसा है ना कि परिस्थितियां तो बनेगी ही बनेगी। अगर वो 10 कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो कांग्रेस को उसमें फायदा होता हुआ दिखाई देगा, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। डेफिनेटली जैसे पहले हुआ है, अगर आपने पिछले इलेक्शंस देखे हों, लोकसभा के हों या विधानसभा के हों, तो यहाँ पर एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। गोरेगांव में
जो इलेक्शन हुआ, गजानन कीर्तिकर और गुरदास कामत खड़े थे, वहां पे एक तीसरा व्यक्ति खड़ा हुआ तो डेफिनेटली गजानन कीर्तिकर की 70,000 वोट 60,000 वोट खा गया और उसके सामने गुरदास कामत जो है वो आराम से जीत जाते हैं। सिमिलरली लोकसभा में, विधानसभा में हुआ, वहां पे राजहंस साहब जीत गए। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की क्षति होगी उसमें, और कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस को एक एज होता है जो गोल्फ में वो मिलता हुआ दिखाई देता है, उस बात में कोई दो राय नहीं। मगर इस वक्त की परिस्थिति राज ठाकरे साहब की भी 1-2 सीटें, 4-3 सीटें आ सकती हैं, उस बात में ये भी सुन लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अंदर से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, चाहे पार्टी के मुखिया को पता हो या ना हो, अपनी एक व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा होती है। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं, हो सकता है वहां पे लोग मुझे पसंद बहुत करते हो और वहां पे लोग भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर हों और मैं कांग्रेस में खड़ा हो जाऊं और सब लोग मुझे वोट दे दें। तो इसलिए अपना व्यक्तिगत जीवन जो होता है उसके ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। तो राज ठाकरे साहब के पास में भी बड़े अच्छे अच्छे दिग्गज लीडर हैं, उन लीडर्स का डेफिनेटली मनसे को भी लाभ मिलेगा। मगर यहां तक युति का सवाल है, वो मुझे होती हुई दिखाई नहीं देती लोकसभा के इलेक्शन। आपने बीजेपी शिवसेना को एक क्षति की बात की, तो क्या इसके पीछे, जैसे हमने देखा कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बीजेपी शिवसेना और बीजेपी के लोगों के बीच चल रहा है, इसमें नितिन गडकरी साहब और गोपीनाथ मुंडे कुछ खफा से नजर आ रहे हैं। क्या स्थितियां खुद ब खुद ऐसी बन रही हैं कि राज ठाकरे तो नुकसान करेंगे, बीजेपी को जो उम्मीद है अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के, जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि उसके लोग आपस में ही उलझ रहे हैं बहुत सी चीजों को लेकर? आपने बहुत ही सटीक सवाल किया, और ये महाराष्ट्र की राजनीति में ही नहीं, भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि केंद्र में भी इस चीज की चर्चा होती है। बिल्कुल, केंद्र में भी इस बात की चर्चा हो चुकी है। एक समय था, 1 साल पहले गोपीनाथ मुंडे जो हैं वो कहीं दूसरी पार्टी में जाने की प्लान बना रहे थे, और कहीं ना कहीं सुषमा जी ने बीच बचाव करके उनको वापस रोक लिया। और नितिन गडकरी की और गोपीनाथ मुंडे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो दूर दूर तक इनकी कंपैटिबिलिटी चार्ट जो है वो मंगल से प्रभावित है। आपस में इनके विचार, इनकी विचारधारा, पार्टी के प्रति निष्ठा, वो तो सब पार्टी के प्रति निष्ठा भाई सही है, दोनों की निष्ठा एक ही जैसी है। मगर यहाँ तक इन दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर पार्टी के लिए काम करते हुए आप नहीं देखेंगे, और आगे जाकर भी इनके जो रास्ते हैं वो अलग अलग नजर आएंगे, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो। हाँ, पार्टी के लिए ये निष्ठावान कार्यकर्ता रहेंगे, मगर आपसी द्वेष जो है इनका कम नहीं बढ़ सकता है। कुंडलियों के आधार पर, कंपैटिबिलिटी के आधार पर, मानसिक परिस्थितियों के आधार पर इनका जो कंपैटिबिलिटी चार्ट है वो सिंपल नजर आता है कि वो कम नहीं होगा। इनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो बढ़ सकती है। तो क्या पंडित जी, जिस तरह से आपने बताया कि मंगल का प्रभाव दोनों पर है, तो क्या मंगल को जो है उग्र माना जाता है, क्योंकि दोनों बहुत अपने अपने स्वभाव में बहुत गुस्सैल हैं और अपनी बात पर जो है वो अड़ जाते हैं और इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। क्या ये उसी का प्रभाव है कि दोनों अपनी स्टैंड पर जो है वो कायम रहना चाहते हैं, और फिर चाहे स्थितियां जैसी हो, पार्टी से अलग जाना पड़े तो भी, खासकर गोपीनाथ मुंडे साहब के केस में? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, उन्होंने जिस दिन श्री नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी का मुखिया बनाया, उस दिन से ये दोपहर ज्यादा नजर आने लगा, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज्यादा नजर आने लगा, क्योंकि ये दोनों नेता जो हैं बहुत दिग्गज हैं और बड़े सीनियर नेता हैं। और उसके बाद में आप ही के चैनल के माध्यम से हमने भविष्यवाणी की थी कि नितिन गडकरी इलेक्शन के बाद, गुजरात इलेक्शन के बाद में अध्यक्ष नहीं रहेंगे। ग्रहोदशा की बात करें तो वो वैसे ही नजर आया। और अब जब हम बात करते हैं, इन दोनों की आपस की बात करते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जो है गोपीनाथ मुंडे को थोड़ा सा 20 हो जाते हैं और गोपीनाथ मुंडे 19 रह जाते हैं, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे के पास में एक बहुत बड़ा स्तंभ था, उसका नाम था प्रमोद महाजन। वो नहीं रहे, उसके बाद गोपीनाथ को अपनी जगह तलाशनी पड़ती है भारत में, पर्टिकुलरली केंद्र में। मगर यहाँ पर उनकी जो परिस्थिति है वो डेफिनेटली नितिन गडकरी से कम नहीं है। वो मासेस के लीडर हैं, और गोपीनाथ मुंडे की कुंडली में इस वक्त गुरु की महादशा शुरू हुई है। 2011 तक अगर राहुल जी आप देखेंगे तो गोपीनाथ मुंडे पिछड़े हुए नजर आए, मगर 2011 में जैसे ही राहुल ने उनका पीछा छोड़ा, उनके साथ क्या क्या हुआ ये इतिहास बताता है। उनका परम मित्र, उनका गुरु, उनका आपस में जो सब चीजें, मतलब कहने का कि आगे एक दूसरे से पूछकर करने वाला प्रमोद महाजन, वो चला गया।
और खुद उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, कहीं ना कहीं उनको बहुत सी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी, पार्टी में वो अकेले धुकेले हो गए। यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में उनको कई समस्याएं झेलनी पड़ी, मगर वो हटे नहीं, डटे रहे। अब तो उनके ऊपर गुरु की महादशा लगी है, उनको रोक ही नहीं सकते आप। आगे आने वाले दिनों में अगर नरेंद्र मोदी सरकार बनाते हैं तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी की अम्ब्रेला के नीचे जो परिस्थिति नितिन गडकरी की होगी, अगर नितिन गडकरी होम मिनिस्टर होते हैं तो गोपीनाथ मुंडे फॉरेन मिनिस्टर हो सकते हैं। इस तरह की परिस्थिति नजर आती है। लेकिन राजकुमार शर्मा जी, सवाल यह है जो आपने कहा कि अगर मोदी सरकार बनाते हैं तो ये स्थितियां पैदा होंगी, लेकिन क्या ग्रहों की दशा ये बता रही है कि मोदी साहब सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो एक बड़ा रोड़ा लग रहे हैं अभी तक, फिलहाल जो भी नतीजे पिछले दिनों हमने देखे, क्या उसके बावजूद ये लगता है कि मोदी आखिरकार लाल किले से झंडा फहराने का जो उनका सपना है उसको पूरा कर पाएंगे? और ऐसी स्थितियां रही तो इन लोगों के ऊपर भी असर पड़ेगा जिनका जिक्र हम अभी कर चुके हैं। क्या आपको लगता है केजरीवाल साहब मुश्किल पैदा करेंगे थोड़ी सी मोदी साहब के रास्ते में? देखिए, ऐसा है कि एक छोटा सा कंकर भी अगर कहीं पड़ा हो आपके रास्ते में, अगर वो भी अगर आपके पाँव में चुभ जाता है तो आपकी आह निकल जाती है। तो केजरीवाल साहब ने तो ये बात दिखा दी है भारतीय जनता पार्टी को कि मैं आप लोगों के सिर पर बैठ सकता हूं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो केंद्र हो। अगर केजरीवाल साहब की कुंडली का अध्ययन करें तो डेफिनेटली गुरु की महादशा लगी हुई है, गुरु की महादशा। मगर गुरु इस वक्त केजरीवाल जी नीच बैठा हुआ है, मगर सूर्य की महादशा नरेंद्र मोदी जो है उनके ऊपर बहुत ही अच्छी लगी हुई है। मगर सूर्य में उनकी अंतर्दशा शनि की लगी हुई है, इसलिए उनको सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना है। नरेंद्र मोदी को कहीं भी किसी भी तरह का, जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी अवहेलना नहीं करनी है, क्योंकि शनि और राहु और मंगल इस वक्त इकट्ठे बैठे हुए हैं। अब अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल डेफिनेटली कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक धक्का देने में कामयाब हो सकते हैं। मगर नरेंद्र मोदी की सूर्य की महादशा जो है उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाने में कामयाब हो सकती है और उनको रोक नहीं सकती। यहां तक अगर आप इस सवाल के ऊपर अगर आप आते हैं कि क्या केजरीवाल सरकार बना सकते हैं, असंभव। एक बात यहां पे कहना बहुत जरूरी समझता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार बनाने में सक्षम होंगे सूर्य की महादशा, क्योंकि इसी तरह की भविष्यवाणी मैंने 2007 में और 2005 में बराक हुसैन ओबामा के लिए न्यूयॉर्क में की थी। और लोगों ने मुझे कहा था, एक तो ये बंदा ब्लैक है, दूसरा ये हाफ मुस्लिम है, अमेरिका में बराक हुसैन ओबामा किस तरह प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन सकते हैं। मगर कहते हैं ना कि जब भगवान देता है तो उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। इसलिए भगवान ने बराक हुसैन ओबामा को बनाया। इस वक्त नरेंद्र मोदी और उस वक्त राहुल जी बराक हुसैन ओबामा के ऊपर सेम महादशा लगी हुई थी जो आज नरेंद्र मोदी के ऊपर लगी हुई है। बिल्कुल। इसलिए सूर्य की महादशा में सूर्य की तरह चमकते हुए नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और अगर कोई दूसरा विकल्प है, जैसे ये 510 पार्टियां मिलकर एक नया तीसरा मोर्चा बनाने का प्रयत्न कर रही हैं, इस तीसरे मोर्चे का गठन नहीं होगा। अगर होता भी है तो नाकामयाब होगा। किसी की टांग गोला चक्र से बाहर होगी, किसी का मुंह बाहर होगा, किसी का नाक बाहर होगा। अगर कहीं इस पूरे झंझट में अगर कोई आदमी या एक कुंडली निखर कर बाहर आती है तो वो है बहन मायावती जी। कुमारी मायावती जो है उनकी कुंडली नजर आती है कि अगर कभी भारतीय जनता पार्टी को 220 सीटें मिलती हैं तो वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। 272 का आंकड़ा है, फिर वो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ कर लेंगे। 220 225 के ऊपर अगर आते हैं, और अगर इसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी 180 190 के ऊपर रह जाती है तो कांग्रेस विल सपोर्ट मायावती एंड ब्रिंग सम मोर पार्टीज, जैसे कि मायावती है, ममता बनर्जी है, तमिलनाडु की जयललिता जी हैं,
तो ये 5-7-10 लोग मिलकर मायावती बहन को कहीं ना कहीं एक एज दे सकती हैं, क्योंकि ये बात भूल जाइए कि नरेंद्र मोदी का सिक्का यूपी में चल रहा है। नरेंद्र मोदी का सिक्का यूपी में चल सकता है, मगर उससे ज्यादा बहन मायावती को सीटें मिलेंगी, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, क्योंकि बीएसपी ने उत्तर प्रदेश का उद्धार किया है। आज लोग अखिलेश से या मुलायम सिंह से बहुत नाखफा हैं, उनसे खफा हैं। मायावती को लोग वापस चाहते हैं। अगर आज मायावती बहन खड़ी हो जाती है तो डेफिनेटली वापस वो, आप तो उत्तर भारत से, आपको पता होगा, वापस आकर जीत जाएंगी, वो वापस मुख्यमंत्री बन जाएंगी। मगर उनके जीवन काल में 2031 तक एक बार प्रधानमंत्री बनना लिखा हुआ है। और आज पहले अभी वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गई, आपको याद होगा। तो वहां पे अडवाणी जी ने, या पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने रोड़े अटका दिए, मगर वो बनते, शायद वो सपना पहले ही पूरा भी हो गया, पहले पूरा। तो अब जो है वो सपना अगर नरेंद्र मोदी का पूरा नहीं होता है तो बहन मायावती का सपना पूरा होते हुए दिखाई देता है, इस बात में कोई दो राय नहीं। पंडित जी, आप यूपी का जिक्र कर रहे हैं और यूपी में 80 सीटें सामने हैं। नरेंद्र मोदी साहब खुद जो है वो वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। आपको लगता है कि जहां से वो लड़ेंगे, खासकर बाबा भोलेनाथ की नगरी से, क्या उसका भी कुछ फर्क पड़ेगा, सीट सिलेक्शन का भी फर्क पड़ेगा उनके आगे के कैंडिडेचर पे, या फिर ये बात ज्यादा वैल्यू नहीं रखेगी और यूपी में स्थिति जो है वो बीजेपी की लगभग, जैसा आप बता रहे हैं, डावाडोल सी ही दिखने वाली है? नहीं, डावाडोल नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होगी आफ्टर बीएसपी। लेकिन बीएसपी को पीछे नहीं छोड़ पाएगी। बीएसपी को अगर वो जंप नहीं मार सकते बीएसपी के ऊपर। अब आपने बोला कि नरेंद्र मोदी अगर वाराणसी से लड़ते हैं, वेयर एज आई डोंट एग्री विद यू कि वो कहीं वाराणसी से इलेक्शन लड़ेंगे। वाराणसी से इलेक्शन लड़ते दिखाई ही नहीं दे रहे मुझे वो। मुझे साफ साफ नजर आता है कि वो मुरली मनोहर जोशी या वहां से लड़ाई लड़ेंगे और अच्छे वोटों से, 1-1.25 लाख वोटों से विजयी होते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ तक बाबा विश्वनाथ की नगरी में मुरली मनोहर आगे भी जीतते आए, अभी भी जीतेंगे। मगर नरेंद्र मोदी अगर देश में 2 सीटों पे या 3 सीटों पे खड़े होते हैं तो तीनों सीटों से जीत कर आएंगे। इस वक्त उनकी परिस्थिति, उनकी ग्रह दशा काफी मजबूत है और उस मजबूत परिस्थिति में वो आगे आते हुए दिखाई देते हैं और भारतीय जनता पार्टी का झंडा आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे आपने कहा पंडित जी की सत्ता की चाबी जो है वो बहन मायावती के पास रहने की पूरी उम्मीद है। क्या ऐसे में जो केजरीवाल की भूमिका लोग अब तक ये मानकर चल रहे थे कि हो सकता है उनके पास किंग मेकर बनने का विकल्प हो, वो तय करे कि केंद्र में किसकी सत्ता हो, क्या केजरीवाल साहब की कुंडली या ग्रह दशा ये कहती है कि ऐसी स्थिति में वो हो सकते हैं कि वो फैसला ले कि कौन दिल्ली के तख्त पर बैठेगा? देखिए, वो तो अपनी सरकार ना बचा पाए जी, जो उन्होंने बना ली थी। ठीक बात है। हाँ, वो तो अपनी सरकार ना बचा पाए। ग्रह दशा तो बिल्कुल सही। अगर हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो एक आंदोलनकारी व्यक्ति जो है वो राज नहीं कर सकता जी। उसके दिमाग में एक्टिविज्म ही रहता है। मगर ये तो एक आम बात हो गई। मगर मैं एक ज्योतिषी आधार पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आप पार्टी, बीएसपी, उनकी गणना करता हूं तो उसके ऊपर ही चलूंगा। यहां तक कुंडली का अध्ययन करें केजरीवाल का दूर दूर तक ये सपना पूरा नहीं होगा कि वो अगली सरकार के रथ का धुरा बन सकते हैं। वो कहेंगे तो सरकार बनेगी, नहीं। ज्यादा से ज्यादा 20 और 15 से 20 सीटें उनकी आती हुई दिखाई देती हैं, वो भी मुश्किल से। क्योंकि एक टाइम था केजरीवाल साहब का, वो टाइम खत्म हो गया। गुरु नीच चल रहे हैं, उसके साथ में राहु, मंगल, शनि कर्म स्थान में बैठे हुए एक विस्फोटक योग पैदा कर रहे हैं। केजरीवाल साहब को अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, मेरा उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अपनी सुरक्षा और अपने लोगों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। किसी भी तरह का ओवर कॉन्फिडेंस काम नहीं आता है जब ग्रह दशा खराब होती है। गॉड ब्लेस यू। यानी केजरीवाल जी और नरेंद्र मोदी दोनों के लिए आपकी तरफ से सुझाव ये है कि सुरक्षा का खास ख्याल रखें, क्योंकि जो खतरा आपने नरेंद्र मोदी साहब ने बताया वो 100% पकड़ ली बात, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये महसूस करता हूं इन दोनों को अपना ध्यान रखना, ये ध्यान रखना चाहिए। मगर यहां तक बात करें, केजरीवाल निश्चित करेंगे कि अगली सरकार कौन बनेगी, मैं जिस तरफ हूंगा वो नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मैं आई स्टिक टू माई गन। लेमन न्यूज के माध्यम से ये मैं भविष्य बोल चुका हूं।
5 स्टेट में जो इलेक्शन हुए, पांचों स्टेट में इलेक्शन की जो मेरे 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 भविष्यवाणी थी, प्रेडिक्शन थी, वो वैसी की वैसी 10 की 10 हुई। सिर्फ एक जगह को छोड़कर, वो थी दिल्ली। मित्रों, मैंने वहां भी कहा था कि दिल्ली में सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई, और आज भी मैं आई एम स्टिकिंग टू माई ओल्ड गन कि कभी ना कभी अगले 6 महीनों के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी और हर्षवर्धन उस स्टेट के मुख्यमंत्री होंगे। चलिए, ये सारा जिक्र हो गया राजनीति का। थोड़ा सा अर्थनीति की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो सब चीजें वो कहीं ना कहीं अर्थ पर निर्भर करती हैं। और जैसा कि आपने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी आपने की थी कि सेंसेक्स जो है वो 21,000 का आंकड़ा पार करेगा, और वो हमने आज देखा 22,000 तक सेंसेक्स पहुंच गया। बीएससी एनएससी की अगर मैं बात करूं तो क्या फ्यूचर रहने वाला है, और खासकर कमोडिटी मार्केट में गोल्ड, सिल्वर और ऑयल की स्थिति क्या रहने वाली है, ये क्या कुछ देश की अगर अर्थनीति की दशाएं क्या कह रही है, और सारे ग्रह किस तरफ इशारा करते हैं? देखिए, जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, गोचर का अध्ययन करते हैं, तो डेफिनेटली 22,000 का आंकड़ा जो है वो इस वक्त बीएससी पार कर चुका है। एक बार टच करके वो नीचे आ चुका है। मगर राहुल, एक बात पक्की है, इलेक्शन का दौर है, ऊपर से बजट के दिन हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी डुबकी बाजार खाने वाला है। 22,200 तक आंकड़ा अगर वो चला जाता है तो 22,170 के नीचे सडनली इट कैन स्लाइड डाउन टू 600 टू 700 पॉइंट्स। तो कहीं ना कहीं नीचे का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो लोअर साइड है वो मुझे 21,200 से नीचे भी आती हुई दिखाई देती है, और ऊपर का स्तर 22,200 का है। मगर मित्रों, अगले 8-10 सेशन जो हैं, 2-3-4 हफ्ते हैं, कहीं ना कहीं बाजार लुढ़क भी सकता है। इसलिए आज अगर फायदा है तो उस फायदे को भुना लिया जाए तो बेहतर होगा। यानी 19,800, 20,000 तक भी एक बार सेंसेक्स आने के संकेत नजर आते हैं, और 6,550 के ऊपर निफ्टी चली गई। बिल्कुल, वहां भी कहीं ना कहीं 6,100 के नीचे जाने की संभावना दिखाई देती है। बाजार क्योंकि इस वक्त अपनी चरम सीमा के ऊपर है। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 30,800, 31,000 तक पहुंच गया था। बिल्कुल, अचानक गोल्ड में एक बहुत बड़ी, सोने ने लोगों को सोने नहीं दिया था उस दौरान। बिल्कुल, हाँ, नहीं, अभी रिसेंटली हाँ, एक 2 हफ्तों की बात करें तो गोल्ड नीचे आता हुआ दिखाई दिया। बिल्कुल, गोल्ड का ऊपर का स्तर जो है भारतीय रुपए में 31,500 तक जा सकता है, और नीचे का स्तर 29,800 आ सकता है। बिल्कुल, चांदी में जो है, मैं अभी भी बोलता आया हूं और बोलते जाऊंगा कि जैसे ही 45,000 से नीचे चांदी आती है, आप इन्वेस्ट हो जाइए और उसमें चुपचाप बने रहिए। चांदी एक बार 50,000 का आंकड़ा फिर पार करने वाली है। तेल में ऊपर नीचे होता जाएगा। तेल में $100 से लेकर $110 तक पर बैरल तेल जो है वो चलता रहेगा। और यहाँ तक अपने बाजार की बात करें, 6,000 से लेकर 6,550 तक प्रत्येक बैरल जो है वो भारत में तेल की कीमत रहेगी जी। आप सेंसेक्स का जिक्र कर रहे थे, आपने कहा कि एक बार फिर से मतलब ये जो रैली जो हम देख रहे हैं सेंसेक्स में इन दिनों, इसमें करेक्शन की पूरी संभावना है, और लोगों को अभी जो पैसा है वो निकाल ले या उसका मुनाफा कमा ले, उसमें ज्यादा फायदा बजाय कि लंबे वक्त के लिए इंतजार करें। बिल्कुल, देखिए, बाजार जो है वो किसी का नहीं होता। अगर डॉलर वहां पे हिलता है, बेन बेनेंकी जो है वो कुछ कहते हैं, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जो कुछ कहते हैं, या डॉलर हिलता है। अभी डॉलर की परिस्थिति थोड़ी सी कमजोर हुई है। भारतीय बाजार का अगर हम अध्ययन करते हैं तो भारतीय बाजार थोड़ा मजबूत होने के 2 कारण और भी हैं कि डॉलर कमजोर हुआ है। आगे आने वाले दिनों में डॉलर जो है 61 रुपीज से नीचे आता हुआ दिखाई देता है। अभी आया भी है, 60 रुपीज 95 पैसा हुआ था, और ये हो सकता है 59 रुपीज टच कर जाए, और आगे आने वाले दिनों में 59 टू $62 के करीब करीब ये झूलता हुआ दिखाई देता है। एक बात तय है मित्रों कि इस वक्त की परिस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार ठीक है, चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी तरह की कोई हलचल नहीं है, मगर भारतीय बाजार में 3 इंसिडेंट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 इज लोकसभा इलेक्शन, कौन बनेगा तो एफआईआई थोड़ा घबराया हुआ रहता है। कौन सी सरकार आएगी, कौन से नए रूल्स लाएगी। नंबर 2, एक तो इलेक्शन आ रहे हैं, नंबर 2 हमारा बजट आया है। 31 मार्च से पहले बजट आता है, तो उसमें क्या क्या होना है वो दिखाएंगे।
मगर बजट की परिस्थिति बड़ी पॉजिटिव नजर आती है, क्योंकि बजट में मुझे साफ साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी को काफी बड़ी राहत मिलेगी, महंगाई कम होगी और बाजार में एक उछाल आएगा। मगर तब भी रिस्क लेना सुजेशन में नहीं है। बिल्कुल, वैसे भी क्योंकि लोकप्रिय बजट पेश करना सरकार की मजबूरी होगी और उसका फायदा जाहिर सी बात है आम जनता को जो है कहीं ना कहीं मिलेगा। आप इंटरनेशनल फैक्टर्स की बात कर रहे थे, दरअसल मैं आपसे यही सवाल पूछने जा रहा था कि क्या 16 मई के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, देश की राजनीति के जरिए अर्थनीति की स्थिति भी बदलती हुई दिख रही है। सरकार में अगर परिवर्तन होता है तो जाहिर सी बात है नीतियां जो है जो बहुत दिनों से रुकी हुई थी उनमें तेजी आएगी। कब तक वो सुधार हम देख पाएंगे जिसको लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर सरकार बदली तो शायद ये सुधार भी हो? देखिए, बाजार की बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें तो राहुल जी एक बात पक्की है कि भारत की अवस्था जो है वो कालसर्प दोष से बाहर आ चुकी है। जिस तरह का भारत ने नुकसान देखना था वो देख चुका है। 3 से 4 लाख करोड़ रुपए के घोटाले के बावजूद भी बाजार छलांग पे छलांग मारते हुए नजर आया। बिल्कुल 2800 से लेकर बाजार को 22,000 तक हम लेके आए हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि सरकार किसकी भी बने, 16 मई के बाद सरकार नरेंद्र मोदी की बने, चाहे थर्ड फ्रंट की बने, चाहे कांग्रेस की बने, भारतीय अर्थशास्त्र में एक नई ऊंचाई नजर आएगी और 31 मार्च 2015 से पहले 25,000 का आंकड़ा एक बार बाजार जरूर तोड़ेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं। महंगाई पे भी कंट्रोल हो जाएगा, बाजार में भी जो है वो पुख्तगी नजर आती है। चलिए, तो 31 मई 2015 के बाद जो है वो आंकड़ा भी छुएगा सेंसेक्स 25,000 का और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। इसके अलावा मैं यूक्रेन जो संकट चल निकला है उसका असर आपसे जानना चाहूंगा। इसका मैं जिक्र करूंगा, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पंडित राजकुमार शर्मा जी के साथ भविष्यवाणी का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। अपराधी छोटा हो या बड़ा, मेरी नजरों से बच नहीं सकता। कहां छिपे हैं देश के दुश्मन, कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, दिखाएंगे हम। कहां जुड़े अंडरवर्ल्ड के तार, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा, अंडरवर्ल्ड पुलिस और नेताओं के नक्शे को मैंने देखा और दिखाया भी। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका भविष्यवाणी पर। और ब्रेक पर जाने से पहले पंडित जी के साथ चर्चा ये हो रही थी कि क्या देश की आर्थिक स्थिति पर जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं उनका असर कितना होगा। पंडित जी, आपने जिक्र किया कि 31 मई 2015 के बाद सेंसेक्स 25,000 के पार पहुंच जाएगा, लेकिन फिलहाल जो ऑयल स्टेबल दिख रहा है उसमें एक यूक्रेन संकट जो है वो आड़े आ गया है, क्योंकि रशिया जिस तरह से इन्वेड करने पर तुला हुआ है यूक्रेन को, और वहाँ का क्राइमिया जो पूरा इलाका है वो इस पूरे संकट के केंद्र में आ गया है। अगर सैंक्शंस लगते हैं रशिया पर, क्योंकि वो पूरा इलाका भी जो है वो ऑयल प्रोडक्शन के लिए बहुत जाना जाता है, तो क्या फिर एक बार बाजार में तेल के दामों में कुछ उछाल या परेशानी? देखिए, यूक्रेन का अगर हम रशिया के साथ में संबंध देखें, क्रेमिया जो है वो रशिया के साथ मिलना चाहता है,
और यूक्रेन जो है वो अब नहीं मिलना चाहता है। इस पूरी चर्चा में अगर हम शनि की प्लेसमेंट देखते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो तेल के साथ में और लोहे के साथ में जुड़ा हुआ है। तो एक बात पक्की है कि तेल के दामों में एक नया उछाल आएगा। पिछले कुछ हफ्तों के अगर कार्यक्रम हम देखते हैं तो तेल $89-90 पर बैरल था, और मैं लगातार कहते जा रहा था कि तेल एक बार फिर 110 के ऊपर जाएगा, और 110 के ऊपर गया। अभी की परिस्थिति देखते हैं तो डेफिनेटली 115 के करीब करीब तेल उछाल मार सकता है। उसमें यूक्रेन का जो संकट है वो सामने आता हुआ डेफिनेटली दिखाई देता है, इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो जो बेल्ट है अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान और रशिया, वहाँ वो तेल और गैस की बेल्ट है। वहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो पूरी वर्ल्ड को सप्लाई होती हैं। हम कभी कभी सुनते भी है ना कि तेल माफिया, गैस माफिया, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वहाँ से ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं, और उसका असर जो है उसकी सप्लाई के ऊपर कमी आएगी और पूरे विश्व के ऊपर उसका असर नजर पड़ेगा। और भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका कोई असर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा इन देशों के साथ में बहुत ज़्यादा कोई संबंध भी नहीं है, ना कोई हमारी सप्लाई है। बिल्कुल। मगर विदेशों में, पर्टिकुलरली यूरोप में इसका असर देखने को नजर आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सारी सप्लाई वैसे भी ओपेक देशों से हो जाती है, तो हमको सऊदी से हो जाती है। अच्छा पंडित जी, इस इंटरनेशनल मामले को मैं खत्म करना चाहूंगा, सिर्फ इस प्रेडिक्शन आपकी जानना चाहूंगा कि जैसा आपने बराक हुसैन ओबामा के बारे में जो कहा था 2005-7 में, क्या व्लादिमीर पुतिन दरअसल अफगानिस्तान वाली गलती एक बार फिर से दोहरा रहे हैं? जो अफगानिस्तान में हुआ उसके बाद फिर तमाम चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकदम गड़बड़ा गई रूस के लिए। क्या एक बार फिर से वो स्थिति हम देख रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन गलती कर रहे हैं यूक्रेन वाले मामले में? नहीं। देखिए, यहाँ तक अफगानिस्तान की बात थी, उसमें अमेरिका का डायरेक्ट हस्तक्षेप था, मगर यहाँ तक इस अमेरिका आप देखेंगे तो आज तक जितने भी युद्ध अमेरिका ने किए हैं किसी भी दिग्गज देश के साथ नहीं किए हैं। अगर सद्दाम हुसैन के ऊपर उन्होंने अटैक किया है तो सद्दाम हुसैन के पास तो अपनी फौज तक नहीं थी। अगर उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया है तो अफगानिस्तान के पास भी अपनी फौज कहाँ थी मित्रों? अगर उन्होंने ड्रोन हमले पाकिस्तान में किए हैं तो पाकिस्तान के पास में भी उनको सरेंडर करने के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान जो है अमेरिका के दबाव के नीचे आया हुआ आपको तो पता है, पूरी दुनिया को पता है। या बाकी जितने भी देशों के ऊपर उन्होंने, सऊदी के ऊपर या ईरान के ऊपर, पहले जो भी यहाँ भी उन्होंने झगड़े किए हैं, यहाँ लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वहाँ पे अगर देखेंगे तो अमेरिका वन साइडेड जीतता रहा है। मगर यहाँ पर रशिया की बात है, रशिया जो है वो अमेरिका को टक्कर देने वाला देश है। अमेरिका को टक्कर देने वाला देश है। व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान के साथ में जो भी किया है वहाँ पे उसने अपना हाथ खींच लिया डेफिनेटली, मगर अब अगर यूक्रेन जो है वो एक ज़माने में रशिया का हिस्सा रहा है। ये जो यूएसएसआर अमेरिका ने बनाया, उनके 25 टुकड़े कर दिए, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जितने भी उनके टुकड़े करे हैं वो उसमें सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है। मगर आज अब इस चर्चा को करते हुए अगर मैं ये कहूँ कि रशिया अमेरिका को एंट्री करके या उनको अपनी दबंगाई या बदमाशी करने देगा, तो साफ साफ यहाँ पे मैं प्रेडिक्शन करने में कोई संकोच नहीं करूँगा कि रशिया जो है वो अमेरिका को चने चबा सकता है। अमेरिका अब व्लादिमीर पुतिन कुछ भी करेगा, उनकी कुंडली के मुताबिक भी रशिया अमेरिका के ऊपर हावी होगा, और यूक्रेन या क्रीमिया, इन लोगों की जो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं वो अपनी बात मनाने में कामयाब हो जाएंगे। और ये सब डिप्लोमेटिक स्तर पर हो जाएगा, युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होगी? युद्ध की स्थिति कहीं भी पैदा नहीं होती। इसका फैसला 22 मार्च 2014 के बाद कभी भी आप देखेंगे कि इसका फैसला हो गया है, और वो फैसला होते हुए नजर आता हुआ दिखाई देता है। मतलब रेफरेंडम जो है वो ज़्यादा काम करेगा बजाय कि किसी युद्ध की जरूरत पड़े। ये अंतर्राष्ट्रीय पूरे मसलों का जिक्र हमने कर लिया। एक बार फिर से देश की राजनीति पर लौटना चाहूँगा। हमने केजरीवाल साहब का जिक्र किया, नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया, लेकिन इस बीच एक और अहम कैंडिडेट जो कि जिस पर कांग्रेस की पूरी उम्मीदें हैं वो दरअसल है राहुल गांधी जी। क्या राहुल गांधी की कुंडली ये कहती है, उनकी दशाएं ये कहती है कि वो कुछ भूमिका कम से कम निभाते हुए नजर आएंगे, या फिर कांग्रेस जैसा मान के चल रही कि भावी प्रधानमंत्री होंगे, वो सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? करियर का क्या होगा अगर स्थितियां डगमगाती हैं तो? देखिए, राहुल गांधी जी की कुंडली का अध्ययन हम अपने चैनल पे बहुत बार कर चुके हैं। अगर हम आज की परिस्थिति देखें तो आज की परिस्थिति में
राहुल गांधी जो है पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयत्नशील कांग्रेस को आगे लाने के लिए कांग्रेस ने राहुल गांधी को जिस तरह की सपोर्ट की, जिस तरह की स्कीम्स चलाई, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो बाकी गरीबी हटाओ वाली पॉपुलिस्ट स्कीम जितनी भी पॉपुलिस्ट स्कीम चलाई हैं, मगर उन स्कीम्स का कांग्रेस को लाभ होता हुआ दिखाई नहीं देता। क्योंकि माननीय मनमोहन सिंह की अम्ब्रेला के नीचे जिस तरह के घोटाले हो चुके हैं, जिस तरह की रिश्वतखोरी हो चुकी है, जिससे एक केजरीवाल भी जो है वो उसी की वजह से यहाँ तक पहुँचे, समझ लीजिए। क्योंकि लोग दुखी हो चुके थे। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको पीटना पड़ता है, रोना पड़ता है, जिसके कारण केजरीवाल सक्सेसफुल हुए। और एक बात तय है कि राहुल गांधी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो फरवरी 2017 तक राहुल गांधी की कुंडली में राजनीतिक सफलता के कम योग हैं जी। अगर कोई सरकार बनती है, नरेंद्र मोदी है या मायावती है या तीसरा कोई मोर्चा बनता है, तो उसमें राहुल गांधी जो है वो पिछड़ते हुए नजर आएंगे, कांग्रेस को संभालते हुए नजर आएंगे। मगर कांग्रेस को संभालने में बहुत अच्छी कामयाबी उनको मिलेगी और आगे आने वाले दिनों में भावी प्रधानमंत्री भी बनेंगे। ये नहीं कि राहुल की कुंडली में, मैं एक जमाने में सोनिया जी की कुंडली के ऊपर जब अध्ययन किया था तो 2004 में जब ये कहा था कि इनकी कुंडली में प्रधानमंत्री बनने के योग नहीं है, तो वो बहुत स्टोरी चली थी। मगर आज मैं सहर्ष और खुशी से ये कहता हूं कि राहुल गांधी की कुंडली में डेफिनेटली प्रधानमंत्री बनना लिखा हुआ है, मगर उसको अभी समय है। मगर वो कांग्रेस को इस वक्त असफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने से नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि साफ साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर पड़ती हुई दिखाई देती है, चाहे वो नरेंद्र मोदी के सामने हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के सामने हो। मगर नरेंद्र मोदी का कद जो है भारत की राजनीति में एक राजा की तरह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ भी जाते हैं उनकी आभा, उनकी प्रतिभा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। तो क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के इस ऑरा के बीच, इस प्रभाव के बीच कम से कम विपक्ष में एक मजबूत भूमिका निभा पाएंगे, एक सशक्त राजनीतिज्ञ की भूमिका निभा पाएंगे, या फिर कुछ वक्त के लिए एक तरह का वनवास कह लीजिए आप, या ये कह लीजिए कि राजनीति से दूर, या ऐसी स्थितियां कुछ बनती हुई दिख रही है? बिल्कुल नहीं। जब हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं, कर्क लगन का आदमी कभी भी पीछे नहीं हटता जी। मित्रों, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की कुंडली का हम अध्ययन कर चुके हैं आपके सामने जी। तो वृश्चिक लगन, कर्क राशि, यहाँ तक अगर हम दोनों की कुंडलियों का कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाते हैं तो राहुल गांधी जिस तरह से इस वक्त अग्रणीय हुए हैं, जिस तरह आगे आकर कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह गांव-गांव घूमकर चौपालें लगाकर अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस बात में कोई दो राय नहीं कि उनको सफलता मिलेगी। और उनकी सादगी, पीछे एक इंग्लिश चैनल में भी उन्होंने कुछ मिस्टेक्स किए, आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो आगे बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं। मैं उनकी कुंडली में भारत की सफलता देखता हूँ, इस बात में कोई, क्योंकि मैं किसी पार्टी के साथ में नहीं हूँ मित्रों। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कुंडली देखता हूँ तो उनको भविष्य बताता हूँ, कांग्रेस की कुंडली देखता हूँ तो उनको भविष्य बताता हूँ, शिवसेना हो, कोई भी पार्टी मेरे पास आती है तो सत्य कहना मेरा फर्ज है। और मैं आज भी ये बात सत्य कहने चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है 2017 में अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ में कांग्रेस को वापस एक नई दिशा देंगे और एक नया सांस देंगे, द ब्रेथ, एक नई सांस देंगे। जितने भी घोटाले हुए हैं राहुल जी, आप ये बात समझ के लीजिए कि अगर कांग्रेस चाहती कनी मोजी हो या फिर डीएलएफ हो या फिर जितने भी घोटाले लोगों के अंदर हुए हैं तो वो अंदर ना होते। बिल्कुल। ये एक क्लीनलीनेस है, चाहे वो पवन बांसल थे, एक क्लीनलीनेस की जो लहर राहुल जी ने और सोनिया जी ने चलाई है, उनको आज नहीं तो कल फायदा होना ही होना है, पक्की बात है। लेकिन इस बीच कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? क्योंकि एज अ पार्टी कांग्रेस के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि राहुल गांधी अपनी तरफ से उसको पूरी पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम अपने तरीके से लोगों को प्रभावित। लेकिन कांग्रेस का भविष्य क्या होगा केंद्रीय स्तर पर भी और खासकर महाराष्ट्र की राजनीति में भी? क्योंकि महाराष्ट्र में फिलहाल सत्ता में है, लोकसभा में भी सीटें ज्यादा है, विधानसभा में तो खैर सरकार चला ही रहे हैं। दोनों लेवल्स पर अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस की स्थिति क्या नजर आती है एज अ पार्टी? देखिए, एज ए पार्टी मैं तो पहले ही बोल चुका हूं कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी,
अकेले सत्ता में आती हुई दिखाई नहीं, आगे सत्ता में आती हुई दिखाई नहीं देती। क्योंकि अगर हम कांग्रेस की कुंडली का अध्ययन करते हैं, मिसेस इंदिरा गांधी ने जो कांग्रेस आई का गठन किया था उसकी कुंडली भी मेरे पास है, ये बात साफ साफ नजर आती है कि कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आती है। 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स के नीचे नीचे कांग्रेस आती हुई दिखाई देती है। और अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस 125-130 सीटें लेके जाती है तो जो दूसरा धड़ा, जो दूसरा जो संगठन बन रहा है, सिंडिकेट बन रहा है कांग्रेस, उसमें अपनी पार्टी के लाइक माइंडेड पीपल जो हैं उनको चुनकर सरकार बनवाने में सहायक हो सकती है, मगर सरकार बनाने में सहायक नहीं होगी। वातावरण कांग्रेस के विरुद्ध है, कांग्रेस के विरुद्ध लहर है। और पिछले कई सालों से मैं जब एक जमाने में लोग बोलते थे अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया शाइनिंग, कांग्रेस हार जाएगी, मगर वहां पर कांग्रेस जीती। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी भविष्यवाणी यूट्यूब पे हमारी आप देख सकते हैं, 2004 में हमने जो की थी, कांग्रेस जीती। दूसरी बार 2009 में भी हमारी भविष्यवाणी थी कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, कुछ भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। और इस वक्त जो है मैं आज भी कहता हूं 70 से 75%, 80% नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते दिखाई देते हैं। 15 से 20% अगर कहीं सफलता के में कुछ कमी रह जाती है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की वजह से हो या क्योंकि ग्रह दशा उनकी 100% मजबूत है। अगर परिस्थिति इधर उधर होती है तो उस हालात में कांग्रेस जो है मायावती को आगे करके या इन 3 देवियों में से एक देवी को आगे करके सरकार बनाएगी, इस बात में कोई दो राय नहीं। यानी कि मायावती, जयललिता और ममता बनर्जी का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। लेकिन क्या इन तमाम हालात की वजह से कांग्रेस टूटती हुई भी दिख रही है आपको इन इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद, या उससे पहले? जैसा कि तेलंगाना के मुद्दे पर हमने देखा उनके अपने साथी रूठ गए, उसके बाद भी कई लोगों की नाराजगी जो है वो देखी जा रही है। क्या रिजल्ट्स के बाद कांग्रेस का विघटन दशाएं कह रही है, ऐसा हो सकता है, या फिर कांग्रेस कम से कम एक पार्टी के तौर पर इसी तरह कायम रहने वाली है, सिंगल यूनिट की तरह जैसा अब है? डेफिनेटली कांग्रेस में अगर आप कहते हैं कि तेलंगाना एक अलग मुद्दा है, उसको अगर हम डिस्कस करें तो अलग बात है। डेफिनेटली तेलंगाना के मुद्दे पर कांग्रेस को कहीं फायदा भी हुआ है, कहीं नुकसान भी हुआ है। अगर कांग्रेस ने तेलंगाना बनाया है तो डेफिनेटली तेलंगाना बनाते ही कांग्रेस को कहीं ना कहीं उसके अपने कुछ लाभ और अपने नुकसान झेलने पड़ेंगे। मगर राजनीति कुछ और कहती है। राजनीति में अगर हम अंदर झांक कर देखें तो एक बात पक्की है कि इस देश में कांग्रेस के सिवाय कोई पर्याय नहीं। मैं कांग्रेसी नहीं हूं, ना मैं भारतीय जनता पार्टी को आदमी हूं। आगे आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति के युद्ध में या क्षेत्र में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको अपने साथ लेकर सरकार बनाती है। आप कह रहे हैं कि कुछ लोग टूटे हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से टूटकर, बाकी पार्टियों से टूटकर भी कांग्रेस में गए हैं। अभी शिरडी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शिवसेना के थे, बागचुरे, वो टूटकर अभी कांग्रेस में चले गए। तो मित्रों, ऐसा है कि अगर हम राजनीति की बात करें तो ये कन्वीनियंस के ऊपर है। राजनीति हमेशा कन्वीनियंस के ऊपर आजकल हो गई है। और मैंने पिछले शोज में आपको बोला था कि ग्रह दशाएं जो हैं, गुरु नीच चल रहे थे, मंगल शनि के साथ में, राहु के साथ में बैठे हैं, विमान दुर्घटनाएं होंगी और विस्फोटक, और राजनीति का स्तर निचला होगा। आज भी मेरा ख्याल आप पार्टी के किसी व्यक्ति के मुंह पे कालिक मली गई है, हैं? और कुछ चंद दिनों पहले सुब्रतो राय के मुंह पे कालिक मली गई थी। कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर आगे आने वाले दिनों में कलयुग से घोर कलयुग की तरफ हम लोग जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको नुकसान झेलने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं मानवता के ऊपर धब्बे लगते हुए दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों के वजह से हमको अपने संस्कृति और सभ्यता के मैयार परखने होंगे, कहीं ना कहीं हमको अपनी संस्कृति के ऊपर धब्बा लगता हुआ दिखाई देगा। जब विदेशों में हम जाते हैं तो किसी बड़ी अखबार के प्रथम पन्ने के ऊपर किसी हमारे राजनेता का मुंह काला किया हुआ या उसको बूट मारता हुआ, जूता मारता हुआ कोई व्यक्ति दिखता है तो ऐसे लगता है कि भारतीय होने में भी कुछ संकोच नजर आता है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है।
हमारी सभ्यता तो पत्थर भी पूजे जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए मित्रों, आगे आने वाले दिनों में सिचुएशन कुछ ऐसी नजर आती है जो इससे भी विकट है। इससे भी विकट है। राजनीतिक स्थिति भले ही कुछ लोगों के अनुकूल हो या कुछ लोगों के खिलाफ हो, लेकिन स्तर जो है वो गिरने वाला है। ये भविष्यवाणी पंडित राजकुमार शर्मा जी इस शो में कर रहे हैं। और पंडित जी, आपसे इजाजत चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे खाली चलते चलते बहुत संक्षेप में कि विजय माल्या भी बहुत चीज़ों की वजह से फंसते हुए नजर आए हैं पीछे। क्या सुब्रतो राय सहारा जैसी हालत उनकी होती हुई दिख रही है गृह दिशाओं के मुताबिक? क्या बात है, बहुत ही सुंदर सवाल किया आपने, क्योंकि इस बारे में अभी तक मुझे किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं पूछा गया था। जी मित्रों, जब हम विजय माल्या की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली एक ग्लैमर से भरा हुआ व्यक्ति, बिल्कुल। सुब्रतो राय और विजय माल्या की कुंडली देख लीजिए। फिल्मी दुनिया, आईपीएल, क्रिकेट की कहीं ना कहीं ग्लैमर, फैशन, ठीक है, वो सबके साथ में लिपटा हुआ व्यक्ति। जी। उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगले 6 महीनों से लेकर 1 साल के बीच बीच में कहीं ना कहीं विजय माल्या के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट अपना शिकंजा कसती हुई नजर आएगी। और उनको भी अगर सुब्रतो राय जैसा नहीं तो कहीं ना कहीं उससे आधा पाप जो है वो झेलना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उनको भी कारावास के योग बन सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, यानी सुब्रतो राय का साम्राज्य जिस तरह से धाराशायी हुआ, हो सकता है कि विजय माल्या की जो किंगफिशर की उड़ान है वो भी जमीन पर आती हुई दिखाई दे। ये कहना है तो आ चुकी है। बिल्कुल, और किंगफिशर ज्यादा की उड़ान गर्त में तो जाती नीचे आ चुकी है। गर्त में जो है मुझे लगता है मगर अगर हम बाकी की बातें करें और उनके फंड्स की बात करें या उनकी कंपनीज की बात करें या उनकी ग्रह दशा की बात करें, तो मैं तो अर्थशास्त्र के ऊपर भी भविष्यवाणियां करता हूं। उनको डेफिनेटली अपनी समस्याएं हैं या उन्होंने जो बैंकों का पैसा देना है या किंगफिशर के, जो है वो भुगतना पड़ेगा। देखिए कहीं ना कहीं गरीब की आह लग जाती है। बिल्कुल, चाहे वो सुब्रतो राय हो, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपने किसी भी तरह का किसी गरीब का पेट काटा है तो उसके लिए ऊपर वाला रास्ता जरूर, ऊपर वाला। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने कार्यक्रम के शुरुआत में कह दिया था कि कंकड़ भी जो है वो आह पैदा करने के लिए काफी होता है, तो ये समझ लीजिए कि वो कम से कम इस तरह की चीजें जिन भी लोगों ने की है उनको देर सवेर उसके नतीजे भुगतने होंगे। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से इस भविष्यवाणी के लिए, इस खास कार्यक्रम के लिए। एक बार फिर हम हाजिर होंगे पंडित जी के साथ, कुछ और लोगों की इस तरह की भविष्यवाणी लेके, कुछ और खास शख्सियतों के भविष्य के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल पंडित जी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे टैरो